नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो आजकल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा है। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों के रिजल्ट्स तो आ गए हैं, लेकिन यकीन मानिए असली पॉलिटिकल ड्रामा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। आज हम बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर इस पूरी कानूनी लड़ाई की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इलेक्शन खत्म होने के बाद ये कहानी आखिर कौन सा नया मोड़ ले रही है। नॉर्मली इलेक्शन के बाद क्या होता है? हारने वाली पार्टी हार मान लेती है और जीतने वाली पार्टी सेलिब्रेट करती है, राइट? लेकिन यहां इलेक्शन का खत्म होना कोई एंडिंग नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत है। ये नतीजे एक अंत नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक क्लाइमैक्स का स्टार्टिंग पॉइंट बन गए। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर का असली सस्पेंस तो बस अब शुरू हुआ है। तो चलिए इस पॉलिटिकल ड्रामा के पहले हिस्से यानी एक्शन हीरो की वापसी पर एक नजर डालते हैं। जरा इन दो बिल्कुल अलग तस्वीरों को इमेजिन कीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ अपनी शानदार जीत का जबरदस्त जश्न मना रही है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ टीएमसी नेता ममता बनर्जी शांति से हार मानकर नहीं बैठी, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये किसी एक्शन हीरो की अचानक हुई वापसी जैसा ही तो है। फर्क बस इतना है कि यहां गोलियों की जगह कानूनी याचिकाएं चल रही हैं और एक्शन सीक्वेंस किसी कोर्ट रूम में प्ले आउट हो रहा है। अब आते हैं इस पूरे विवाद की असली जड़ पर। यह है 28 लाख कटे हुए वोटर्स का मुद्दा। ध्यान से सुनिए ये नंबर, 28 लाख। ममता बनर्जी की पार्टी का बड़ा दावा यह है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान लगभग 28 लाख वैलिड वोटर्स के नाम लिस्ट से बस इसलिए काट दिए गए क्योंकि टाइम कम था और वो खुद को वेरीफाई नहीं कर पाए। इमेजिन कीजिए, इतने सारे लोग वोट देने से ही वंचित रह गए। लेकिन गवर्नमेंट का इस पर अपना बिल्कुल क्लियर काउंटर आर्ग्यूमेंट है। उनका कहना है कि भाई, जिन लोगों के नाम कटे हैं वो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर अपना एड्रेस बदल चुके हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, पर यही 28 लाख का फिगर इस पूरी लीगल बैटल का सेंटर पॉइंट बन गया है। इसे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, एक टीम कोई मैच बस 2 रन से हार जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस टीम के 5 टॉप बैट्समैन को तो बैटिंग ही नहीं करने दी गई। तो बवाल तो मचेगा ना। एग्जैक्टली यही टीएमसी का तर्क है। उन्होंने ऐसी 31 सीटों की तरफ इशारा किया है जहां हार जीत का मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम था। वो कह रहे हैं कि इन 31 सीटों पर बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काटे गए। अगर वो लोग वोट डाल पाते तो इलेक्शन का पूरा गेम ही पलट सकता था। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का एक्ट 2, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई। अब आप सोच रहे होंगे कि टीएमसी किस बिना पर यह केस लड़ रही है। इस लड़ाई का सबसे मजबूत आधार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जयमाला बागची का एक पुराना स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि अगर वोट न डाल पाने वाले लोगों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा हुई तो अदालत इस मामले में दखल दे सकती है। टीएमसी ने स्टेटमेंट को एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां वोट न दे पाने वालों का नंबर जीत के मार्जिन से कहीं बड़ा है। बस इसी लीगल ग्राउंड पर ये पूरी अपील दिखी है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले चुनाव के नतीजे आए, फिर टीएमसी सीधे सुप्रीम कोर्ट गई। इस पर इलेक्शन कमीशन ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया कि अगर नतीजों से कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी चाहिए। पर यहां ट्विस्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की बात को सिरे से खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक फॉर्मल इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का डायरेक्शन दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे टीएमसी के लिए एक छोटी सी शुरुआती जीत मान रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया। अब जरा दोनों पक्षों के दावों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर कौन क्या कह रहा है। एक तरफ टीएमसी है जो बहुत अग्रेसिवली इसे एक साजिश बता रही है। उनका साफ कहना है कि यह हार पब्लिक के फैसले से नहीं हुई है, बल्कि ये जनता की नहीं, वोटर लिस्ट की जीत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन दावों को पूरी तरह से बकवास बताकर खारिज कर रही है। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भाई, जनता ने उन्हें वोट दिया है और ये जनादेश 100% असली और डेमोक्रेटिक है। इन दोनों नैरेटिव्स के बीच कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। लेकिन देखिए, ये सब तो कोर्ट रूम की हाई लेवल बातें हो गई। ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग और काफी डिस्टर्बिंग है। इलेक्शन के तुरंत बाद पूरे बंगाल से हिंसा की बहुत ही दुखद खबरें सामने आईं। कहीं बीजेपी वर्कर्स पर हमले हुए तो कहीं टीएमसी के ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई इलेक्शन नहीं, कोई बहुत पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही हो। और इन सब के बीच ये बड़ा सवाल भी उठा कि वहां जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थीं वो कितनी इफेक्टिव रहीं। इतने कड़े पहरे के बाद भी हालात इस तरह बेकाबू कैसे हो गए? तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, ये तो बस इंटरवल है। असली फिल्म तो अभी बाकी है।
इलेक्शन से पहले काफ़ी लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद ममता बनर्जी अब पॉलिटिक्स से थोड़ा पीछे हट जाएंगी या रिटायरमेंट ले लेंगी। पर ज़रा उनका ये रीसेंट स्टेटमेंट सुनिए। हम जनता से नहीं, साजिश से हारे हैं। हम लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये वर्ड्स एकदम क्लियर कर देते हैं कि रिटायरमेंट की सारी अटकलें पूरी तरह गलत थी। वो पूरे जोश में हैं और मैदान कोई नहीं छोड़ रहा। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल पर। क्या सच में उन विवादित सीटों पर दोबारा चुनाव या जांच होगी? क्या ये लीगल बैटल वाकई में बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट्स को पलटने की ताकत रखती है, या फिर ये बस सालों साल चलने वाली एक लंबी थका देने वाली कानूनी रस्साकशी बनकर रह जाएगी? इसका सटीक जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारे लोकतंत्र के इस पूरी प्रक्रिया को अनफोल्ड होते देखना बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।